सबसे पहले गुरु जी को मन ही मन नमन करते हुए आज की क्लास शुरू करते हैं। तो जैसा कि हमने लास्ट क्लास में देखा था डीएनए के बारे में और उससे संबंधित कुछ जरूरी इंफॉर्मेशन देखी। तो डीएनए जो है उसके अंदर जीन्स होते हैं और जीन्स में जो है इंफॉर्मेशन होती है। क्या इंफॉर्मेशन होती है उसके बारे में भी हम इसमें आगे देखेंगे। तो करीब करीब एक मानव शरीर में 20,000 से 25,000 अलग अलग तरह के जीन्स होते हैं और इन्हीं जीन्स के माध्यम से करीब करीब 1 लाख प्रकार के प्रोटीनों का निर्माण किया जाता है, जिसमें स्ट्रक्चरल प्रोटीन भी होते हैं, एंजाइम भी होते हैं और अलग अलग तरीके की चीजें जो बनती हैं, चाहे स्ट्रक्चरल प्रोटीन हो या दूसरे तरह के प्रोटीन हो, वो करीब करीब 1 लाख तरह का ऐसा एक अनुमान है, ऐसा बनाया जाता है। सो जो प्रोटीन सिंथेसिस होता है वो डीएनए की अगली प्रोसेस में बताया जाता है कि किस तरीके से प्रोटीन हमारे सेल के अंदर बनेगा। तो उस पर भी हम लोग अभी थोड़ी देर में आएंगे। पहले हमने डीएनए को समझा था कि डीएनए के बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या क्या है। तो उसमें फॉस्फोरिक एसिड, डीऑक्सीराइबोस नामक जो है शुगर होती है और 4 इसमें नाइट्रोजनस बेस होते हैं, 2 प्यूरिन और 2 पिरिमिडीन। प्यूरिन बेस होते हैं एडेनिन और ग्वानिन और 2 पिरिमिडीन बेस जो होते हैं वो थायमिन और साइटोसिन। ठीक, फास्फोरिक एसिड और डीऑक्सीराइबोस जैसा कि मानवी जी ने बताया, ये मिलकर जो है 2 हेलिकल स्ट्रैंड बनाते हैं, एक धागे जैसी रचना। और नाइट्रोजन बेस जो है, जैसे सीढ़ियां जो रहती है, सीढ़ी में बीच में जो डंडियां लगी रहती हैं जिस पर हम खड़े होते हैं, उस तरीके से ये नाइट्रोजनस बेस मिलकर जो है उनको जोड़ के रखते हैं। ये जो नाइट्रोजनस बेस होते हैं इनको न्यूक्लियोटाइड भी बोला जाता है। ये 4 तरह के होते हैं, जिनमें डीऑक्सी एडिनिलिक एसिड, डीऑक्सी हाइमिडिलिक एसिड, डीऑक्सी गुआनिलिक एसिड और डीऑक्सी साइटिडिलिक एसिड। फिर हमने इसके बारे में देख लिया था। अब हमारा अगला जो चैप्टर था, अच्छा हाँ, एक और चीज था कि इनकी जो पेयर बनती है तो 2 पिरिमिडीन और 2 प्यूरिन बेस। तो प्यूरिन बेस होते हैं एडेनिन और ग्वानिन और पिरिमिडीन बेस होते हैं साइटोसिन और थाइमिन। तो इसमें से एक एक दोनों मिलकर पेयर बनाते हैं। तो जैसे एडेनिन थाइमिन के साथ पेयर बनाएगा और साइटोसिन ग्वानिन के साथ पेयर बनाएगा। इन्हीं पेयर से मिलकर जो है जेनेटिक कोड तैयार होता है। अब वो किस तरीके से तैयार होता है उसको हम आगे देखेंगे। सभी के सामने स्क्रीन शेयर किया है मैंने। सभी को बराबर स्क्रीन दिख रही है, स्पष्ट है, क्लियर है? ओके, तो अब हम देखेंगे जेनेटिक कोड के बारे में। जेनेटिक कोड क्या है? जब मैं इसकी स्टडी कर रहा था, पहली बार जब इसको पढ़ा, तो ये करीब करीब सर घुमा देने वाली स्टडी है। इसको समझने में कई बार आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती, तब जाकर ये चीजें समझ में आती। और मेडिकल लैंग्वेज तो टफ होती ही है, लेकिन जब आप बार बार अभ्यास करते हैं और गुरु को याद करते हैं तो कोई भी चीज फिर आसान हो जाती है, धीरे धीरे समझ में आने लगती है। तो जब आप इसको बार बार पढ़ेंगे तो आपको भी ये समझ में आ जाए। अगर एक बार समझ में ना आए तो 2 बार पढ़िए, 2 बार समझ में ना आए तो तीसरी बार पढ़िए
एक ना एक दिन आपको जरूर समझ में आएगा। तो यहाँ पिक्चर में जो आप देख रहे हैं जेनेटिक कोड, तो जेनेटिक कोड जो है ये तीन तीन की पेयर में होते हैं। यहाँ पर जो आपके न्यूक्लियोटाइड होते हैं ये पेयर बनाते हैं और उन्हीं पेयर से तीन पेयर की मिलके एक जेनेटिक कोड बनता है। ये ऊपर एक जेनेटिक कोड बनेगा, एक नीचे जेनेटिक कोड बनेगा। ये ऊपर वाली लाइन का भी एक नाम है, वो आपको आगे आएगा, नीचे वाली लाइन का भी एक नाम है। ठीक, तो यहाँ पर जो है डीएनए पॉलीमरेज जो रहता है वो ऊपर का हेलिक्स और नीचे का हेलिक्स मिलके बनाते हैं और उसके बीच में जो बॉन्ड के थ्रू जुड़े होते हैं आपके न्यूक्लियोटाइड। तो ये जो है एडेनिन, ग्वाइनिन, साइटोसिन, ये एक दूसरे से जब पेयर मिलके बनाते हैं तो तीन तीन की पेयर बनती है। ये जो पेयर है यही जो है जेनेटिक कोड कहलाता है। और ये जो जेनेटिक कोड है ये डिसाइड करेगा न्यूक्लियस के बाहर जो राइबोसोम में जो प्रोटीन बनेगा वो कौन सा बनेगा, वो ये कोड डिसाइड करते हैं। हर कोड एक अमीनो एसिड से जुड़ा होता है। मैं उसकी पिक्चर आपको दिखाता हूँ तो आपको समझने में काफी आसान हो। ये कोड कोड तो आपको समझ में आ गया होगा कि कोड किस तरीके से बनते हैं। मैं थोड़ा इस पिक्चर को एक्सप्लेन करता हूँ जिससे आपको समझने में काफी आसानी हो जाए। सभी को पिक्चर दिख रही होगी। इसमें आप देखें ये जेनेटिक कोडॉन चार्ट है, तो इसको आप समझ लीजिए। फिर हम जेनेटिक कोड के बारे में थोड़ी सी थ्योरी देखेंगे। उसके बाद फिर हम देखेंगे आरएनए का फॉर्मेशन, आरएनए किस तरीके से बनता है। तो इस पिक्चर में आप देख रहे हैं जेनेटिक कोडॉन चार्ट। तो यहाँ पर जैसे ये है यूरेसिल ग्रुप, जो कि आरएनए के जब आरएनए का निर्माण होता है तो उसमें यूरेसिल ग्रुप जुड़ जाता है थाइमिन की जगह। तो ये चार कोड मिलकर जो है एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और यूरेसिल मिलकर जो है आगे का कोड बनाते हैं। इनके कॉम्बिनेशन बनते हैं, करीब करीब ये 64 कॉम्बिनेशन के समथिंग ये बन जाता है। तो ऐसे अलग अलग कॉम्बिनेशन बनते हैं। तो इसमें कुछ कोडॉन जो है स्टार्ट करते हैं प्रोटीन को बनाने के लिए, तो वो स्टार्टिंग कोडॉन कहलाते हैं। और एक होता है प्रोटीन की श्रृंखला को रोकने वाले जो कोडॉन होते हैं वो स्टॉप कोडॉन या ट्रांसलेशन स्टॉप कोडॉन बोलते हैं, और ट्रांसलेशन स्टार्ट कोडॉन। तो ट्रांसलेशन स्टार्ट कोडॉन आप देखेंगे यहाँ पर ये कलर में, जहां मेरा कर्सर है उस कलर का आप देखेंगे तो AUG। तो जब ये आप आरएनए के बारे में जब देखेंगे तो वहां पर ये निकल के जब न्यूक्लियस से बाहर जाएगा तो स्टार्टिंग कोडॉन के लिए चाहिए वहां पर AUG। ठीक, AUG क्या करता है, ये मेथियोनिन नाम के अमीनो एसिड को डिनोट करता है। तो वहां जब आप टीआरएनए के बारे में पढ़ेंगे तो टीआरएनए वो पकड़ के लेके आएगा और आपका प्रोटीन बनना स्टार्ट। अब प्रोटीन कब तक बनता रहेगा, जब तक कि ये स्टॉप कोडॉन कौन कौन से UAA, UAG और UGA जब तक ये वहां पर नहीं आ जाएगा तब तक प्रोटीन बनता रहेगा। तो प्रोटीन बनने का जो स्टार्टिंग है वो AUG से होगा और स्टॉपिंग कोडॉन क्या होगा, UAA, UAG और UGA। तो ये स्टॉप कोडॉन है। तो ये थोड़ी सी जानकारी आपको दी। उसमें भी ये अमीनो एसिड हैं, ये आप जो देख रहे हैं ना, जैसे फिनाइल एलालाइन है, ल्यूसिन है, ठीक, मेथियोनिन है, वेलाइन है, एलालाइन है, फिर टायरोसिन अमीनो एसिड है, लाइसिन है, एस्पारजेट है। ऐसे अलग अलग जो है हमारे अमीनो एसिड होते हैं, तो उनको ये डिनोट करते हैं। उन्हीं अमीनो एसिड से मिलकर प्रोटीन का निर्माण होता है।
तो अब हम अपने टॉपिक पर वापस आते हैं। ये डायग्राम अपने सामने रखेंगे। सो जेनेटिक कोड, तो डीएनए का महत्व कोशिका में प्रोटीन के निर्माण को नियंत्रित करने की इसकी क्षमता में निहित है। तो जो डीएनए है उसके अंदर हमारी सेल कौन सा प्रोटीन बनाएगी ये डिसाइड करेगा डीएनए, जिसे अनुवांशिक कोड यानी कि जेनेटिक कोड के माध्यम से प्राप्त करते हैं। अर्थात जब डीएनए मॉलिक्यूल के दो स्ट्रैंड, हमने देखे थे दो स्ट्रैंड अलग हो जाते हैं, तो प्रत्येक डीएनए स्ट्रैंड के किनारे पर प्रोजेक्टिंग प्यूरिन और पिरिमिडीन बेस उजागर हो जाते हैं। प्यूरिन और पिरिमिडीन बेस किसको बोलेंगे? यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ये एडेनिन है, थाइमिन है, तो ये क्या है? प्यूरिन एंड पिरिमिडीन बेस है। इसमें प्यूरिन कौन सा है? एडेनिन। और थाइमिन कौन सा है? पिरिमिडीन। तो ये बेस क्या है? इनकी एक एक शाखा पर लगे रहते हैं, किसकी? डीएनए की। ठीक, यहाँ पर ऊपर जो दिखाई दे रहा है ये डीएनए स्ट्रैंड है, नीचे जो दिखाई दे रहा है ये आरएनए स्ट्रैंड है। अभी इसके बारे में आएगा, तो अभी आप सिर्फ इस पर फोकस करें। ठीक है, तो ये प्रोजेक्टिंग बेस जो कि आप डायग्राम में 3-7 में आप देखें, तो ये प्रोजेक्टिंग बेस जो है जेनेटिक कोड बनाते हैं। जेनेटिक कोड कैसे बनाते हैं यहाँ पर आप देखिए, 3-7 में भी आपको देखने को मिलेगा और 3-6 में भी आप देख सकते हैं। तो जैसे यहाँ पर ये कोड है, यहाँ पर GAA, ऊपर TTC, AGA, TCT, GCG, CGG। तो ये जो है ये क्या बनाते हैं? आपके न्यूक्लियोटाइड मिलकर या जो बेस है वो मिलकर क्या बनाते हैं? आपके जेनेटिक कोड। यही जेनेटिक कोड कहलाते हैं। ठीक है, जेनेटिक कोड अगर शब्द सुने तो कंफ्यूजन नहीं होना है। ये जो आपके 4 न्यूक्लियोटाइड हैं यही मिलकर जो है जेनेटिक कोड तैयार करते हैं, और हर जेनेटिक कोड एक अमीनो एसिड को डिनोट करता है। अमीनो एसिड को उसके साथ संबंध बना जोड़ता है। वो हम आगे जब एमआरएनए के बारे में पढ़ेंगे तो आपको वहाँ एमआरएनए, टीआरएनए इनका कैसे यूज करेंगे वो आपको आगे समझ में आ जाएंगे। तो जेनेटिक कोड में बेस के सक्सेसिव ट्रिपलेट्स होते हैं। इनको जो 3 का जो क्रम बनता है उसको क्या बोला जाता है? ट्रिपलेट। तो प्रत्येक 3 सक्सेसिव बेस जो है एक कोड वर्ड है। ये क्या है? ये कोड वर्ड है। सक्सेसिव ट्रिपलेट अंततः प्रोटीन मॉलिक्यूल में जो प्रोटीन बनेगा उसमें अमीनो एसिड के सीक्वेंस को नियंत्रित करते हैं। तो जो कोई भी एक प्रोटीन है, मान लीजिए आप देखें फॉर एग्जाम्पल के तौर पर मेरे हाथ की तरफ देखिए, जैसे मान लीजिए ये इतना लंबा एक प्रोटीन है। अब इसमें कहाँ पर कौन सा अमीनो एसिड जुड़ेगा वो ये कोड बताएंगे कि यहाँ पर मान लीजिए आपका एलेलाइन जुड़ेगा या टायरोसिन अमीनो एसिड जुड़ेगा, फिर तीसरे नंबर पे कौन सा जुड़ेगा। तो पूरा एक प्रोटीन बनने में कौन कौन सा अमीनो एसिड उस प्रोटीन में जोड़ना है ये डिसाइड होगा आपके कोडॉन के थ्रू या ट्रिपलेट के थ्रू। ये जो ट्रिपलेट कोड बनते हैं, जेनेटिक कोड बनते हैं, ये कोड ही डिसाइड करेगा कि कौन सा अमीनो एसिड आएगा और इस प्रोटीन में कितने अमीनो एसिड डालने हैं। वो सारी चीजें डिसाइड करते हैं कोड। तो
ये जो ट्रिपलेट होते हैं ये प्रोटीन मॉलिक्यूल में अमीनो एसिड के सीक्वेंस को नियंत्रित करते हैं, जिसे सेल में सिंथेसिस यानी कि बनाया जाए। डायग्राम 3-6 में आप ध्यान दें कि डीएनए के टॉप स्ट्रैंड में बाएं से दाएं पढ़ने पर जेनेटिक कोड जीजीसी, एजीए और सीटीटी है। बाएं से दाएं पढ़ेंगे आप। 3-6 में तो बाएं से दाएं पढ़ेंगे तो कोड कैसे होगा? GAA, सॉरी GGC, AGA और CTT। इसमें इस तरीके से आपको इसको पढ़ना पड़ेगा। GGC, AGA, CTT, इस तरीके से इसको पढ़ेंगे। तो जिसमें एरो साइन द्वारा ट्रिपलेट को एक दूसरे से अलग किया जाता है, वो दिखाने के लिए आपको बता, जैसा कि हम डायग्राम 3-7 और डायग्राम 3-8 के माध्यम से इस जेनेटिक कोड का हम अनुसरण करते हैं और हम देखते हैं कि ये 3 संबंधित ट्रिपल प्रोटीन के एक नए बनाए हुए मॉलिक्यूल में, प्रोटीन के नए बनाए हुए मॉलिक्यूल में 3 अमीनो एसिड जो प्रोलाइन, सेरीन और ग्लूटामिक एसिड के सक्सेसिव प्लेसमेंट के लिए जरूरी है। तो मान लीजिए ये 3 अमीनो एसिड ने मिलकर एक प्रोटीन बनाया, तो उसके लिए कौन कौन से कोड थे? जेनेटिक कोड GGC, AGA और CTT, ये जो है इसमें मौजूद रहेंगे। ठीक, तो 3 कोड ने मिलके 3 अमीनो एसिड का एक प्रोटीन बनाया। एग्जाम्पल के तौर पे आप समझ लीजिए एक नया प्रोटीन मॉलिक्यूल तैयार हुआ, तो उसमें ये 3 कोड थे। 3 कोड के हिसाब से उसमें प्रोलाइन, सेरीन और ग्लूटामिक एसिड जो है जुड़ के एक प्रोटीन बना ली। ऐसे ही इसमें मान लो और आगे कोड 10 अमीनो एसिड का एक प्रोटीन निर्माण हो जाएगा। तो ऐसे अलग अलग कोड के हिसाब से वो प्रोटीन रहेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसफर ऑफ सेल न्यूक्लियस डीएनए कोड टू साइटोप्लाज्म आरएनए कोड। तो ट्रांसक्रिप्शन यानी कि डीएनए से आरएनए किस तरीके से बनाया जाएगा, उसके बारे में जब स्टडी आप करेंगे तो वो ट्रांसक्रिप्शन नामक प्रक्रिया करेंगे। तो चूंकि डीएनए सेल के न्यूक्लियस में स्थित होता है, हम सभी जानते हैं, फिर भी कोशिका के अधिकांश कार्य कहां पर होते हैं? आपके साइटोसॉल में या साइटोप्लाज्म। इसीलिए न्यूक्लियस के डीएनए जीन के लिए साइटोप्लाज्म की केमिकल रिएक्शन को नियंत्रित करने का कोई तो साधन होना चाहिए। डीएनए होता है न्यूक्लियस में, तो डीएनए तो बाहर निकलता नहीं है, तो साइटोप्लाज्म और डीएनए के बीच जो कम्युनिकेशन है वो कैसे होगा? आप मुझे चैट में लिखकर बताइए किस तरीके से फिर जो है कम्युनिकेशन होगा। डीएनए है न्यूक्लियस में और सारी प्रक्रियाएं जो प्रोटीन बनना है, लाइसोसोम है, बहुत सारी चीजें हैं, लिपिड है, कार्बोहाइड्रेट, वो सारी चीजें जो तैयार होनी है वो बनेंगी साइटोप्लाज्म में। तो साइटोप्लाज्म के ऑर्गेनल्स को ये मैसेज कौन देगा, या कौन सा ऐसा तरीका होगा जिससे ये कम्युनिकेशन होगा? क्योंकि डीएनए तो साइट उसके न्यूक्लियस के अंदर है, तो कौन सा माध्यम है? लिखकर बताइए। कोई माध्यम होगा जो डीएनए जो है बाकी के ऑर्गेनल से बातचीत करने के लिए या उसको बताने के लिए कि भाई ये प्रोटीन आरएनए होगा। ठीक, तो डीएनए जो है खुद नहीं जाएगा, डीएनए से आरएनए बनेगा और आरएनए में कई अलग अलग तरह के आरएनए होते हैं जिनका अलग अलग काम होता है।
तो जो डीएनए है, अपनी बात एक तरह से अगर हम समझने को बोले, एक अपनी भाषा में अगर समझे, तो डीएनए अपना काम करवाने के लिए आरएनए को भेजता है। ठीक, इसीलिए आरएनए एक तरह का मैसेंजर होता है। तो उसमें एक मैसेंजर आरएनए भी है जिसको एमआरएनए बोला जाता है, अभी उसको हम देखेंगे। तो यह नियंत्रण एक अन्य प्रकार के न्यूक्लिक एसिड आरएनए के इंटरमीडियरी के माध्यम से प्राप्त किया जाता है। किससे प्राप्त किया जाता है? आरएनए के रूप में, जिसका निर्माण कहाँ होता है? न्यूक्लियस के डीएनए द्वारा नियंत्रित होता है। तो इस प्रकार, जैसा कि डायग्राम 3-7 में दिखाया है, कोड को ट्रांसक्रिप्शन नामक प्रक्रिया में आरएनए में स्थानांतरित किया जाता है और बदले में आरएनए न्यूक्लियस से न्यूक्लियर पोर के माध्यम से साइटोप्लाज्मिक कंपार्टमेंट, यानी कि साइटोप्लाज्म के अंदर जो अलग अलग ऑर्गेनल हैं उनमें फैल जाता है, और जहां यह प्रोटीन सिंथेसिस को नियंत्रित करता है। तो प्रोटीन सिंथेसिस कहां पर होता है? साइटोसॉल के अंदर प्रोटीन सिंथेसिस कहां पर होगा? कोई बताएगा? लिख के बताइए चैट में। प्रोटीन कहां पर बनाया जाता है? साइटोसॉल या साइटोप्लाज्म के अंदर। इसके बारे में क्लास हो चुकी है हमारी पहले भी। हमने एक एक ऑर्गेनल को डिटेल में आपको समझाया है। बताइए, प्रोटीन का निर्माण कहाँ पर होता है साइटोसॉल में? और लोग, सभी लोग ट्राई करें, जिनको जो भी पता है आप बताइए, फिर हम जो है आगे बढ़ेंगे। अभी सिर्फ एक आंसर आया है जिसमें लिखा है ER, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। उसमें भी आपका जो आएगा वो होगा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और कहाँ पर होता है? रफ क्यों नाम होता है उसका? क्योंकि उसके ऊपर क्या होते हैं? राइबोसोम। वेरी गुड। तो राइबोसोम क्या है? एक प्रोटीन फैक्ट्री है, तो जो कि प्रोटीन बनाते हैं। वो भी मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से प्रोटीन बनाते हैं, वो हम आगे भी मैं आपको एक बार और एक्सप्लेन करूंगा कि किस तरीके से जो है प्रोटीन बनता है राइबोसोम के अंदर। बाकी राइबोसोम के ऊपर एक स्पेशल अलग से लेक्चर हो चुका है, उसके बारे में पूरी डिटेल मैंने आपको दी, तो आप देख लीजिएगा, पिछली क्लास उसको देख पाते। आगे बढ़ते हैं। तो इस तरीके से डीएनए जो है साइटोसॉल में आरएनए के माध्यम से प्रोटीन सिंथेसिस को कंट्रोल करता है। ठीक, नेक्स्ट टॉपिक। आरएनए इज सिंथेसाइज्ड इन द न्यूक्लियस फ्रॉम अ डीएनए टेम्पलेट, यानी कि आरएनए न्यूक्लियस के अंदर बनता है डीएनए के माध्यम से, उसके टेम्पलेट के थ्रू। टेम्पलेट क्या होता है? टेम्पलेट मतलब होता है एक तरह का खाका, या फिर आप इसको ऐसे समझ लीजिए, जैसे कोई ईंट बनाता है तो ईंट बनाने के लिए एक सांचा रहता है ना, उसमें मिट्टी डालता है, मिट्टी डालने से वो उसी सांचे के आकार की ईंट बनकर तैयार हो जाती है। तो इसी तरह से जैसे डीएनए का स्ट्रक्चर है, उसी स्ट्रक्चर का यूज करके आरएनए का भी स्ट्रक्चर बनता है, एक टेम्पलेट के फॉर्म, लगभग हूबहू उसकी कॉपी जैसे, बस थोड़े से बदलाव होते हैं, वो हम अभी देखेंगे। सो आरएनए सिंथेसिस के दौरान डीएनए के दो स्ट्रैंड अस्थायी रूप से अलग हो जाते हैं। इसमें आप डायग्राम 3-7 पर ध्यान रखिएगा, उससे आपको ये इजीली समझ में आ जाए। 3-7। अभी हम आरएनए के सिंथेसिस की प्रक्रिया पढ़ने वाले हैं।
डीएनए के बारे में हम पढ़ चुके हैं। तो आरएनए सिंथेसिस के दौरान डीएनए के दो स्ट्रैंड अस्थायी रूप से अलग हो जाते हैं। इनमें से एक स्ट्रैंड का उपयोग आरएनए मॉलिक्यूल के सिंथेसिस के लिए टेम्पलेट के रूप में यूज किया जाता है, यानी ये खाका के रूप में यूज किया जाता है या सांचा के रूप में यूज किया जाता है। डीएनए में कोड ट्रिपल, जो ट्रिपलेट कोड होते हैं, उसके परिणाम स्वरूप आरएनए में एक कॉम्प्लीमेंट्री कोड, जिन्हें कोडॉन कहा जाता है, का निर्माण होता है। ये कोडॉन बदले में साइटोसॉल में सिंथेसिस होने वाले प्रोटीनों में अमीनो एसिड के सीक्वेंस को नियंत्रित करता है। अब हम देखेंगे आरएनए के बिल्डिंग ब्लॉक्स। आरएनए के मूल निर्माण खंड लगभग डीएनए के समान ही है, सिवाय दो अंतर। कौन से दो अंतर है, कोई मुझे बताएगा? आरएनए और डीएनए में कौन से दो मेजर बड़े अंतर हैं? आप लिखकर बताइए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। अपना फुल कंसंट्रेशन क्लास में रखें, सभी काम छोड़ के। हाँ, शुगर का डिफरेंस है बिल्कुल। और भी कुछ डिफरेंस है? चलिए मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो एक तो ये सिंगल स्ट्रैंड होगा, इसमें क्या होगा? सिंगल धागे जैसे। ठीक, नहीं नहीं, ऑक्सीजन नहीं है इसमें। ऑक्सीजन का डिफरेंस नहीं आएगा इसमें, और भी दूसरी चीजें हैं। सो हाँ, आरएनए में सिंगल स्ट्रैंड होगा, ये एक मेजर डिफरेंस है। दूसरा, इसमें डीएनए में डीऑक्सीराइबोज यानी कि दो राइबोज मॉलिक्यूल्स होते हैं, और इसमें राइबोज शुगर होती है, जिसमें डिफरेंस ये होता है कि इसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ा होता है। मैं इसकी आपको मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर भी दिखा दूंगा। तो देखते हैं इसके बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ आरएनए। तो आरएनए के मूल निर्माण खंड डीएनए के लगभग समान ही है, सिवाय दो अंतरों के। तो सबसे पहले आरएनए निर्माण में जो शर्करा यूज होती है या शुगर यूज होती है, वो डीऑक्सीराइबोज का उपयोग नहीं किया जाता है। इसके स्थान पर थोड़ी डिफरेंट संरचना वाली एक और शर्करा होती है, जिसको बोला जाता है राइबोज, जिसमें राइबोज रिंग संरचना से जुड़ा एक अतिरिक्त हाइड्रोक्सिल आयन होता है। एक तो ये हो गया इसमें, ठीक, राइबोज शुगर के साथ हाइड्रोक्सिल आयन वाली रचना होती है। दूसरा है, थाइमीन को एक अन्य पिरिमिडीन यूरिसिल द्वारा रिप्लेस कर दिया जाता है। तो ये दो मेजर डिफरेंस इसमें आएंगे। जी, आरएनए यूज यूरेसिल, वेरी गुड। तो इसमें जो है यूरेसिल जुड़ जाता है थाइमीन की जगह। तो अब जब आरएनए बनेगा, तो आरएनए के जो कोडॉन होंगे उसमें आपको थाइमीन नहीं मिलेगा, इस बात का ध्यान रखिए। और डीएनए के जो कोडॉन होंगे उसमें क्या मिलेगा? आपको थाइमीन मिलेगा। तो ये हो गया बिल्डिंग ब्लॉक्स। डीएनए का बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या थे आपके? दो पिरिमिडीन और दो प्यूरिन बेसिस, या यानी कि चार न्यूक्लियोटाइड उसके बेस, और उसमें डीऑक्सीराइबोज नाम की शर्करा, बाकी तो फॉस्फेट ग्रुप तो रहेंगे उसमें मौजूद रहते, जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं। इसमें देखिए,
डीएनए, यहाँ जो डी लिखा है डी और पी, इसका मतलब होता है डीएनए पॉलीमरेज। और यहाँ पर जो नीचे आरपी लिखा है, इसका मतलब है ये राइबोस शुगर। तो आरएनए पॉलीमरेज, इसका मतलब हो गया आरएनए पॉलीमरेज। ये क्या है, दोनों क्या है, ये एंजाइम है। इनके बारे में भी जब आप डिटेल में जाएंगे तो इनका भी खास फंक्शन होता है, अलग अलग तरह की चीजें होती हैं। आरएनए पॉलीमरेज का क्या काम है और डीएनए पॉलीमरेज का और कितने डिटेल में काम होते हैं, वो आपको जब आप पढ़ेंगे तो चीजें और भी सामने आएंगी। तो बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ आरएनए, सबसे पहला उसमें राइबोस शर्करा होती है, जो कि रिंग संरचना में जुड़ी एक अतिरिक्त हाइड्रोक्सिल आयन होता है, और दूसरा इसमें थायमिन की जगह पर यूरेसिल ग्रुप जुड़ा है। अब फॉर्मेशन ऑफ आरएनए न्यूक्लियोटाइड। तो आरएनए के मूल निर्माण खंड आरएनए न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं, ठीक वैसे ही जैसे डीएनए सिंथेसिस के लिए हमने पहले पढ़ा था। तो यहाँ फिर से आरएनए बनाने के लिए 4 अलग अलग न्यूक्लियोटाइड का उपयोग किया जाता है। इन न्यूक्लियोटाइड में एडेनिन, ग्वाइनिन, साइटोसिन और यूरेसिल बेस होते हैं। ध्यान दें कि ये बेस डीएनए के समान ही है, सिवाय इसके कि आरएनए में यूरेसिल डीएनए में थायमिन की जगह लेता है। ठीक, अब यहां तक तो हमने देख लिया कि आरएनए किस तरीके से बनता है। अब इसकी और डिटेल में हम जाएंगे। एक्टिवेशन ऑफ आरएनए न्यूक्लियोटाइड। यहां तक सभी को समझ में आया? कुछ डाउट है यहां तक तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो हम आगे बढ़ेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो एक्टिवेशन ऑफ आरएनए न्यूक्लियोटाइड। आरएनए के सिंथेसिस में अगला चरण एक एंजाइम आरएनए पॉलीमरेज द्वारा आरएनए न्यूक्लियोटाइड का एक्टिवेशन है। यह एक्टिवेशन प्रत्येक न्यूक्लियोटाइड में 2 अतिरिक्त फॉस्फेट रेडिकल जोड़कर ट्राइफॉस्फेट बनाता है। आप डायग्राम में देखिए 3-7 में देखिए, ये जब एक्टिवेशन होगा तो प्रत्येक न्यूक्लियोटाइड में 2 अतिरिक्त फॉस्फेट रेडिकल जोड़कर ट्राइफॉस्फेट बनाता है। देखेंगे यहाँ, देखिए 2 अतिरिक्त ये फॉस्फेट रेडिकल हैं और एक आरएनए पॉलीमरेज का है ऑलरेडी, ठीक, जो इनके साथ जुड़ा है। तो यहाँ पर 3 हो गए फॉस्फेट रेडिकल, ठीक, तो इसको बोलते हैं ट्राइफॉस्फेट। एटीपी वाला अलग है, ये अलग है। वो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, वहां भी 3 फॉस्फेट मिलेंगे आपको। तो ये हाईली एनर्जेटिक मॉलिक्यूल है। तो ये अंतिम 2 फॉस्फेट कोशिका में एटीपी से प्राप्त उच्च ऊर्जा फॉस्फेट बॉन्ड द्वारा न्यूक्लियोटाइड के साथ जुड़ जाते हैं। ठीक है, ये किससे प्राप्त होते हैं? आपको एटीपी से जो प्राप्त होते हैं उन्हीं का यहाँ पर जो है, यहाँ भी आरएनए बनाने में एनर्जी की जरूरत पड़ती है, तो उस एनर्जी के लिए यहाँ फॉस्फेट का यूज किया जाता है। तो इस एक्टिवेशन प्रक्रिया का परिणाम यह होता है कि प्रत्येक न्यूक्लियोटाइड को बड़ी मात्रा में एटीपी ऊर्जा उपलब्ध कराई जाती है, और इस ऊर्जा का उपयोग रासायनिक प्रतिक्रियाओं को बढ़ावा देने के लिए किया जाता है, जो कि एक डेवलपिंग आरएनए चेन के अंत में प्रत्येक नए आरएनए न्यूक्लियोटाइड को जोड़ती है। तो आरएनए को बनाने में जो एनर्जी मिलेगी वो एटीपी जो ऊर्जा है वहां से जो है आपको ये फॉस्फेट उपलब्ध कराया जाता है, ताकि ये आरएनए को बनाया जा सके। इसी में अगला टॉपिक है, ये तो हो गया एक्टिवेशन। एक्टिवेशन किससे होगा आपका? ये जो न्यूक्लियोटाइड में आपके 2 फॉस्फेट रेडिकल्स जुड़ेंगे, किसकी उपस्थिति में? आपका आरएनए
पॉलीमरेज नाम का जो एंजाइम है उसकी उपस्थिति में ये होगा। नेक्स्ट टॉपिक है आरएनए चेन असेंबली फ्रॉम एक्टिवेटेड न्यूक्लियोटाइड यूजिंग द डीएनए स्ट्रैंड एज अ टेम्पलेट। जैसा कि डायग्राम 3-7 में दिखाया गया है, आरएनए का असेंबली यानी कि बनना या जुड़ना एक एंजाइम कौन सा आरएनए पॉलीमरेज के प्रभाव में पूरा होता है। तो इस बड़े प्रोटीन एंजाइम में आरएनए के निर्माण के लिए कई कार्यात्मक गुण हैं जो इस प्रकार है। अब वो कौन कौन से गुण हैं जो इसमें काम आते हैं, तो यहाँ अभी बात हो रही है आपके आरएनए पॉलीमरेज में। पहला, ट्रांसक्राइब किए जाने वाले जीन के ठीक आगे डीएनए स्ट्रैंड में प्रमोटर नामक न्यूक्लियोटाइड का एक क्रम होता है। आरएनए पॉलीमरेज में एक उपयुक्त कॉम्प्लीमेंट्री संरचना होती है जो इस प्रोमोटर को पहचानती है और इससे जुड़ जाती है, जो आरएनए के निर्माण की शुरुआत करने के लिए आवश्यक है। मेरे ख्याल से ये जो है आपको समझ में नहीं आया होगा क्योंकि ये थोड़ा सा टफ है। तो यहाँ पर जो एक तो कॉम्प्लीमेंट्री वर्ड आ गया और दूसरा प्रमोटर, तो इसको थोड़ा समझिए। तो ये जो प्रमोटर होता है यानी कि अब ये डीएनए में कैसे डिसाइड होगा कि भाई आरएनए कहां पर बनेगा, थोड़ा सोचिए। तो हर 30 से 40 पेयर के बाद एक प्रोमोटर कोडान आएगा या वहां पर न्यूक्लियोटाइड आएगा। उस न्यूक्लियोटाइड के जो बॉन्ड होते हैं वो थोड़े से कमजोर होते हैं, वहां पर आरएनए पॉलीमरेज जुड़ेगा और वहां क्या जुड़ेगा, 2 फॉस्फेट रेडिकल्स जुड़ेगा और वहां पर जो है थाइमिन की जगह पर यूरेसिल आके जुड़ेगा। तो जो प्रोमोटर किसे को कहते हैं, प्रोमोटर जहां पर आपका आरएनए बनना स्टार्ट होगा जन्म से, ठीक। तो वहां पर सबसे पहले तो डीएनए के उस हिस्से में थाइमिन को हटा के वहां यूरेसिल जोड़ना पड़ेगा और फिर जो है आगे की चेन तैयार होगी, ठीक। उसमें ये बताया जाएगा कि कितने प्रोटीन के हिसाब से वो आरएनए तैयार हो कि भाई 15 अमीनो एसिड का प्रोटीन बनाना है, उनका सीक्वेंस ये इस तरीके से होगा, उतना आरएनए बनाया जाए। तो उसमें एक प्रमोटर होगा और एक एंड करने के लिए भी दूसरा एक न्यूक्लियोटाइड होगा। तो प्रोमोटर उसी को कहते हैं। तो जहां पर ये स्टार्ट करेगा अपना आरएनए बनने के लिए, वही प्रक्रिया आने वाली है। तो प्रोमोटर से कंफ्यूजन नहीं होगी। तो ट्रांसक्राइब किए जाने वाले जीन के ठीक आगे, ट्रांसक्राइब मतलब होगा कि जहां आपका आरएनए बनने वाला है उस जीन के ठीक आगे डीएनए के स्ट्रैंड में, डीएनए के 2 स्ट्रैंड है, एक ऊपर है एक नीचे है, इनको 5 और 3 से भी डिनोट किया जाता है, ठीक। तो ट्रांसक्राइब किए जाने वाले जीन यानी कि जहां से आपका अभी ट्रांसक्रिप्शन शुरू होने वाला है, आरएनए बनने वाला है, जीन के ठीक आगे डीएनए स्ट्रैंड में प्रोमोटर नामक न्यूक्लियोटाइड का एक क्रम होता है। वो एक क्रम होगा, एक कोड होगा, ठीक। वहां पर आरएनए पॉलीमरेज में एक उपयुक्त कॉम्प्लीमेंट्री रचना होती है जो उस प्रोमोटर को पहचानती है। कौन पहचानेगा, आरएनए पॉलीमरेज उस प्रोमोटर को पहचानेगा और उससे क्या है जुड़ जाएगा। वो पहचान लेगा कि मुझे यहाँ से जो है आरएनए, यहाँ से डीएनए को तोड़ा जा सकता है और यहाँ से जो है मैं आरएनए बना लूंगा, ठीक। उस प्रोमोटर को पहचानती है और उससे जुड़ जाती है। क्या जुड़ जाती है, आरएनए पॉलीमरेज नाम का एंजाइम, जो कि आरएनए के निर्माण की शुरुआत करने के लिए आवश्यक कदम है। अभी ये लाइन समझ में आई सभी को? ये लाइन समझ में आई तो यस लिख दीजिए, नहीं आई तो मैं फिर से आपको एक बार और समझ आगे चलिए। इसलिए सारे एक एक चीजें मैं जो है आपको बार बार दोहरा के समझाता हूं ताकि ये दिमाग में बैठ जाए, ठीक। तो आरएनए का जब एक्टिवेशन होगा तो पहले क्या होगा, ये मैंने आपको बताया कि
ट्रांसक्राइब किए जाने वाले जीन के ठीक आगे डीएनए के स्ट्रैंड में प्रमोटर नामक न्यूक्लियोटाइड का एक क्रम होगा, एक कोड होगा। आरएनए पॉलीमरेज उसको पहचान लेगा और उससे जुड़ जाएगा, जो कि आरएनए के निर्माण की शुरुआत करने के लिए आवश्यक कदम। दूसरा, अब क्या होगा, तो आरएनए पॉलीमरेज के प्रमोटर से जुड़ने के बाद पॉलीमरेज डीएनए हेलिक्स के लगभग 2 मोड़ों को खोलता है और 2 स्ट्रैंड के खुले हिस्सों को अलग करता है। यहाँ 3-7 में देखिए, ये अलग कर दिया उसने, ठीक। फिर क्या होगा आगे, फिर पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज फिर डीएनए स्ट्रैंड के साथ साथ चलेगा, यानी कि उसमें जुड़ जाएगा। अब आगे की प्रक्रिया चलती रहेगी साथ में, तो साथ चलता है और अपनी गति के प्रत्येक चरण में 2 डीएनए स्ट्रैंड को अस्थायी रूप से खोलता और अलग करता है। जैसे जैसे यह आगे बढ़ता है, प्रत्येक चरण में यह नवनिर्मित आरएनए श्रृंखला या चेन के अंत में एक नया सक्रिय आरएनए न्यूक्लियोटाइड जोड़ता है, जिसके अब इसके भी अपने चरण हैं, क्योंकि हम अभी देखेंगे। तो ये जो है करीब करीब 4 चरणों में ये जोड़ेगा उसको। किसको जोड़ेगा, आपके न्यूक्लियोटाइड को जोड़ेगा, जो एक्टिवेशन करते हैं किसका, आरएनए न्यूक्लियोटाइड को जोड़ता जाएगा और आरएनए बनता जाएगा। तो ये 4 चरणों में ये प्रक्रिया होती है। तो सबसे पहले यह डीएनए स्ट्रैंड के अंतिम आधार और न्यूक्लियोप्लाज्म में आरएनए न्यूक्लियोटाइड के आधार के बीच एक हाइड्रोजन बॉन्ड का निर्माण, क्या करेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड का निर्माण। फिर एक एक करके आरएनए पॉलीमरेज इन आरएनए न्यूक्लियोटाइड में से प्रत्येक से 3 फॉस्फेट रेडिकल्स में से 2 को तोड़ता है। इसको तोड़ेगा, 2 को तोड़ देगा, जिससे टूटे हुए उच्च ऊर्जा वाले फॉस्फेट बॉन्ड से बड़ी मात्रा में एनर्जी निकलेगी। इस ऊर्जा का उपयोग न्यूक्लियोटाइड पर बचे हुए फॉस्फेट को बढ़ती हुई आरएनए श्रृंखला के अंत में राइबोज के साथ सह संयोजक बंध बनाने के लिए किया जाता है, यानी जोड़ने के लिए किया जाता है। इसका यूज किया जाता है, ये जो एनर्जी। फिर क्या होगा, तीसरा, जब आरएनए पॉलीमरेज डीएनए जीन के अंत तक पहुंचता है, तो उसे डीएनए न्यूक्लियोटाइड के एक नए अनुक्रम यानी कि कोडॉन का सामना करना पड़ता है, जिसे श्रृंखला समाप्त करने वाला अनुक्रम कहा जाता है, जिसके कारण पॉलीमरेज और नई बनी आरएनए श्रृंखला डीएनए स्ट्रैंड से अलग हो जाती है। फिर पॉलीमरेज का उपयोग बार बार और अधिक नई आरएनए श्रृंखला बनाने के लिए किया जाता है। अगला है, इसी में है, जैसे ही नया आरएनए स्ट्रैंड बनेगा, डीएनए टेम्पलेट के साथ इसके कमजोर हाइड्रोजन बॉन्ड टूट जाते हैं, क्योंकि डीएनए में अपने कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए स्ट्रैंड के साथ फिर से जुड़ने की हाई एफिनिटी होती है। इस प्रकार आरएनए श्रृंखला को डीएनए से दूर धकेल दिया जाता है और न्यूक्लियोप्लाज्म में छोड़ दिया जाता है। इसीलिए डीएनए स्ट्रैंड में मौजूद कोड कॉम्प्लीमेंट्री फॉर्म के रूप में आरएनए श्रृंखला में ट्रांसमिटेड होते हैं। तो इस तरीके से आरएनए जो है उसका निर्माण होता है। अब मोटे तौर पे आप समझ लीजिए हमारी अपनी भाषा में, आरएनए पॉलीमरेज एक जो है प्रमोटर देखेगा, हर ये 30 से 40 पेयर के बाद एक प्रमोटर उसमें मिल जाएगा डीएनए के। जैसे ही उसको मिलेगा वहां पर जुड़ेगा, वहां से 2 फॉस्फेट को तोड़ देगा, उससे एनर्जी मिलेगी। वो एनर्जी जो है आगे आरएनए बनाने में काम आएगी। फिर उसमें यूरेसिल ग्रुप जुड़ेगा, आरएनए बनना शुरू हो जाएगा, और ये तब तक बनता रहेगा जब तक आरएनए पॉलीमरेज को जो आरएनए की श्रृंखला है उसको समाप्त करने वाला कोडॉन नहीं मिल जाता। वो कोडॉन जैसे मिलेगा वो वहां पर खत्म, और उसको फिर जो है तोड़कर अलग कर दिया जाता है। किसमें डाल देते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म में। फिर न्यूक्लियोप्लाज्म से वो आगे ट्रेवल करता है। तो इस तरीके से आरएनए का निर्माण होता है।
अब आरएनए भी कई तरह के होते हैं, अलग अलग तरह के आरएनए डीएनए के द्वारा बनाए जाते हैं, उनके बारे में अब हम आगे अध्ययन करेंगे। आप लोग क्या करें, ये जो बुक है ना 12th एडिशन या 14th एडिशन, उसके प्रिंट आउट निकाल लीजिए और जब हम क्लास लेते हैं तो उस समय वो बुक खोल लिया करें, तो उससे आप देख सकते हैं जिस भी पेज पर है वो टॉपिक भी आपको याद रहेगा और वहां तुरंत आप पेज पलट सकते हैं। तो आरएनए के कई अलग अलग प्रकार हैं। जैसे जैसे आरएनए पर शोध आगे बढ़ता रहा है, आरएनए के कई अलग अलग प्रकार खोजे। कुछ प्रकार के आरएनए प्रोटीन सिंथेसिस में शामिल होते हैं, जबकि अन्य प्रकार के जीन रेगुलेटरी यानी जीन विनियामक कार्य करते हैं। या फिर आरएनए के पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन में भी ये शामिल होते हैं, यानी कि जो आरएनए बना उसमें कुछ अगर डिस्टरबेंस है तो उसको भी सुधारने में ये काम करते हैं। तो कुछ प्रकार के आरएनए के कार्य, विशेष रूप से वे जो प्रोटीन के लिए कोड नहीं करते, अभी भी रहस्यमय है। तो यहाँ पर हम मुख्य रूप से 6 प्रकार के आरएनए प्रोटीन सिंथेसिस में स्वतंत्र और अलग अलग भूमिकाएं निभाते, इनके बारे में हम देखते हैं। फिर हम जो है आज की क्लास यहाँ पर समाप्त करेंगे। तो हम आज जो है ये 6 तरह के आरएनए के बारे में देखेंगे। पहला है मैसेंजर आरएनए। तो ये है प्रीकर्सर मैसेंजर आरएनए, यानी कि एमआरएनए से बनने की पहले की स्टेज। तो प्रीकर्सर मैसेंजर आरएनए का एक बड़ा अपरिपक्व, यानी कि अभी पूरी तरह से नहीं बना, अपरिपक्व अवस्था। जैसे आरबीसी जो है मैच्योर होती है ना, इसी तरह से ये अभी पूरी तरह से मैच्योर आरएनए नहीं है। तो प्रीकर्सर मैसेंजर आरएनए, इसको प्री एमआरएनए बोला जाता है। तो इसे परिपक्व मैसेंजर आरएनए बनाने के लिए न्यूक्लियस में प्रोसेस किया जाता है। और प्री आरएनए में 2 अलग अलग प्रकार के सेगमेंट शामिल होते हैं, जिन्हें इंट्रॉन कहा जाता है, जिन्हें स्प्लिसिंग नामक प्रक्रिया द्वारा हटा दिया जाता है, और एक्सॉन, जिन्हें अंतिम एमआरएनए में बनाया रखा जाता है। अभी आप थोड़ी डिटेल ले लीजिए, बाकी फिर इनके बारे में गहराई से हम बाद में अध्ययन करेंगे। तो एक हो गया प्रीकर्सर, यानी एमआरएनए बनने से पहले का प्री एमआरएनए। ठीक, उसके बाद क्या बनेगा, एमआरएनए बनता ही है वो आएगा। फिर दूसरे तरह का है स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए, यानी कि एसएनआरएनए। ये प्री एमआरएनए के स्प्लिसिंग को निर्धारित करता है, जिसे एमआरएनए बनता है। यानी कि एमआरएनए बनने से पहले ये 2 तरह के अलग अलग तरह के आरएनए रहेंगे जो एमआरएनए को बनाने में हेल्प करेंगे। ठीक, फिर बनेगा एमआरएनए। एमआरएनए मतलब मैसेंजर आरएनए। मैसेंजर आरएनए जो है जेनेटिक कोड को साइटोप्लाज्म तक ले जाता है, ताकि बनने वाले प्रोटीन के टाइप को नियंत्रित किया जा सके। ठीक, ये हो गया। चौथा हो गया ट्रांसफर आरएनए, यानी कि टीआरएनए। टीआरएनए क्या करता है, यह एक्टिवेटेड अमीनो एसिड को राइबोसोम में पहुंचाता है, जिसका उपयोग प्रोटीन मॉलिक्यूल को इकट्ठा करने में या बनाने में किया जाता है। पांचवा है राइबोसोमल आरएनए, यानी कि राइबोसोम का निर्माण भी जो है राइबोसोमल आरएनए के थ्रू होता है। तो राइबोसोमल आरएनए लगभग 75 अलग अलग प्रोटीनों के साथ मिलकर राइबोसोम बनाता है, जो राइबोसोम के फिजिकल एंड केमिकल घटक। छठा है माइक्रो आरएनए, mRNA। ये 21 से 23 न्यूक्लियोटाइड के सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए मॉलिक्यूल हैं, जो जीन ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन को रेगुलेट करते हैं। यानी कि जीन्स का ट्रांसक्रिप्शन, यानी कि डीएनए से आरएनए बनना, ट्रांसलेशन यानी कि एमआरएनए के माध्यम से आपका जो है प्रोटीन का निर्माण, वो प्रक्रिया ट्रांसलेशन। तो आज का टॉपिक यहाँ पर एंड होता है। अभी इसको मैं थोड़ा सा आपको
एक पिक्चर के माध्यम से समझाऊंगा। 5 मिनट और आपका मैं लूंगा, फिर हम जो है इसको समझेंगे। ये पिक्चर, ये पिक्चर से थोड़ा समझिए। ये पूरी सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में आपका क्या है, डीएनए। डीएनए से क्या बनेगा आपका, आरएनए बनेगा। यहाँ पर आरएनए पॉलीमरेज आप देख रहे हैं, ये लिखा है ना आरएनए पॉलीमरेज, ठीक। आरएनए पॉलीमरेज बनेगा। इसकी दो, इसमें भुजाएं आप देख सकते हैं, या दो हिस्से देख सकते हैं। आरएनए जब प्रोसेस होगा, ट्रांसक्राइब होगा, ट्रांसक्रिप्शन बोलेंगे आपका डीएनए से आरएनए का बनना। तो आरएनए पॉलीमरेज की उपस्थिति में ये बनेगा। एक्सॉन और इंट्रॉन के बारे में अभी हमने देखा था। तो आरएनए ट्रांसक्रिप्शन होगा प्री एमआरएनए, पहले क्या बनेगा, प्री एमआरएनए। फिर अगर उसमें कुछ गड़बड़ी है, जो प्रीकर्सर एमआरएनए है, उसको सुधारेगा। कौन सुधारेगा, स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए। ये स्प्लिशिंग को निर्देशित करता है, जो प्रक्रिया स्प्लिशिंग की यहाँ पर लिखा होगा, तो अभी आगे आपको देखा दूंगा। तो उसके लिए काम करेगा। फिर एमआरएनए जो है ये इस तरीके से बन के यहाँ पर आएगा, बाहर निकलेगा। किससे, आपके न्यूक्लियर पोर के माध्यम से ये बाहर निकलेगा। बाहर निकल के ये आएगा, किससे आके जुड़ेगा, एमआरएनए आपके राइबोसोम से जुड़ जाएगा। अब राइबोसोम के अंदर जब ये आके जुड़ेगा, तो टीआरएनए ऑलरेडी यहाँ मौजूद रहेगा, और टीआरएनए जो है अमीनो एसिड को पकड़ के लाएगा। ये देख लीजिए, ये टीआरएनए है, इसने अमीनो एसिड को ये पकड़ा है, जो कि आपने खाने में खाए थे अमीनो एसिड, वही अमीनो एसिड है। तो ये पहचान के लाएगा, और यहाँ मैच करेगा कि भाई यहाँ स्टार्ट कोडॉन कौन सा है, उस कोडॉन के हिसाब से ये पकड़ के लाएगा और उसको यहाँ जोड़ देगा। फिर यहाँ देखेगा, फिर पकड़ के लाएगा, फिर जोड़ देगा। तो इस तरीके से जो जो कोडॉन होगा उस तरह के अमीनो एसिड को पकड़ के लाएगा और राइबोसोम के अंदर अटैच करते जाएगा। और एक तरफ से अटैच होगा, एक तरफ से बनता चला जाएगा, दूसरी तरफ से ये खत्म होता चला जाएगा। तो यहाँ पर एक होगा स्टार्टिंग कोडॉन, जो कि है AUG, ठीक। फिर एक है स्टॉप कोडॉन, ठीक। तो जो कि आखिरी में बताएगा कि आपको कौन सा, जो स्टॉप कोडॉन के माध्यम से वहां पर आखिरी अमीनो एसिड जुड़ेगा और एक प्रोटीन बन जाएगा। तो ऊपर की जो प्रक्रिया कहलाती है, ये कहलाती है ट्रांसक्रिप्शन, जिसमें डीएनए से बनता है आरएनए। और जब आरएनए के माध्यम से प्रोटीन बनता है, उस प्रक्रिया को कहते हैं ट्रांसलेशन, क्योंकि वहां पर कोड को ट्रांसलेट करना पड़ता है, समझना पड़ता है, तो इसीलिए उस प्रक्रिया को कहा जाता है ट्रांसलेशन। फिर उसके बाद आता है टर्मिनेशन, यानी कि प्रोटीन बन गया, खत्म हो गया, वो हो गया टर्मिनेशन। तो इस तरीके की ये प्रक्रिया है। ठीक, आज की क्लास सभी को समझ में आई। तो यहाँ पर हम जो है आज की क्लास एंड करेंगे।